हाँ तो बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमर को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को समझने से पहले हमको पोलरीमीटर एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसी एक्सपेरिमेंट को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है आपका एक पोलरीमीटर। पोलरीमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका पोलरीमीटर है वो 4 या 5 पार्ट से मिलकर बना होता है। पोलरीमीटर में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, जिस एक पार्ट में आप भी इंक्लूड होते हैं। तो पोलरीमीटर आपका पहला पार्ट जो होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से आपका लाइट निकल के आता है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है क्या? सोर्स ऑफ लाइट कोई भी ऑर्डिनरी लैंप हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है सोडियम लैंप। क्या ले रखेंगे हम लोग बेटा? सोडियम लैंप। सोडियम लैंप आपका जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, उस लाइट का वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में होता है। मतलब आपका समझ लीजिए, जो कमरे में आपके लाइट लगा होता है, उस लाइट को अगर आप देखेंगे तो लाइट जो आपका इमिट हो रहा है जिस सोर्स से, वो लाइट सारे डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में आपका लाइट का क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। तो हमको ऐसा ही सिंपल आपका एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, और उस सोर्स ऑफ लाइट के सामने आपको लगाना है पोलराइजर। क्या लगाना है बेटा? एक दूसरा पार्ट जो होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजर। अच्छा, ये पोलराइजर क्या करता है? ये पोलराइजर आपका एक निकोल प्रिज्म से मिलके बना होता है। तो ये हमारा एक निकोल प्रिज्म है, ऐसा मैंने बना दिया। आपने एक लिया निकोल प्रिज्म, और इस निकोल प्रिज्म में हम लोग करते क्या हैं? एक छोटा छोटा आपका बहुत बहुत फाइन आपका ऐसे स्लिट बनाते हैं। बहुत फाइन आपका ऐसे स्लिट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो लाइट सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, उस लाइट को हम लोग इस पोलरीमीटर जो पोलराइजर है, इसके सामने से क्या करते हैं? पास करते हैं। तो ये आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सारे डायरेक्शन में पास हो रहा है, इस लाइट को हम इस पोलराइजर से क्या करते हैं? पास करते हैं। तो जो आपका लाइट पोलराइज होता है सारे डायरेक्शन में, आपको जब यहाँ से लाइट निकल के बाहर आएगी तो केवल और केवल आपका एक ही वाइब्रेशन आपको मिलेगा। बाकी सारे वाइब्रेशन को ये आपका जो स्लिट होगा वो क्या करता है? क्रॉस कर देता है। तो अगर हम किसी भी सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन मतलब पोलराइजर से पास करते हैं, तो जो हमको लाइट मिलता है ओनली वन डायरेक्शन मिलेगा। ओनली वन डायरेक्शन में मिलेगा वाइब्रेशन ऑफ लाइट, वाइब्रेशन ऑफ लाइट। और ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन, चूँकि एक ही प्लेन में है और ये पोलराइजर के हेल्प से जा रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाम क्या कहते हैं हम लोग? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल कुछ है नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा लाइट है जो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहला आपका पार्ट ये हो गया, दूसरा आपका पार्ट ये हो गया। तीसरा आपका होता है एक सैंपल सॉल्यूशन। तीसरा हम लोग एक लेते हैं सैंपल किट कह सकते हैं इसको, या सैंपल होल्डर कह सकते हैं हम इसको, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल को फिल करते हैं। और कहीं कहीं आपको एक सैंपल सेल भी इसको लिखा रहता है। तो किस तरह से आपका एक सैंपल सेल होता है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये आपका एक सैंपल सेल है, ये आपका है सैंपल सेल, जो दोनों तरफ से आपका ओपन होता है। आप दोनों तरफ से इसको क्लोज कर सकते हो, लाइक ऐसा करके, ऐसा करके आपका एक सैंपल सेल है, यहाँ पे बंद कर दिया। और इसके अंदर आप जो भी सैंपल का ऑप्टिकल एक्टिविटी टेस्ट करना है, उसका आप सॉल्यूशन क्या करते हो? एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फिल करते हैं। अभी हम इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फोर्थ आपका जो होता है, फोर्थ जो होता है, इसको कहते हैं एनालाइज़र। एनालाइज़र, ये एनालाइज़र क्या होता है? एनालाइज़र जो इस सैंपल सॉल्यूशन से लाइट निकल के आती है, उस लाइट के एंगल को डिटेक्ट करने के लिए कि आपका ये जो एंगल है, जो आपका लाइट निकल के आई है, वो लाइट कितने एंगल से आपका क्या की है? रोटेट की है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, क्या रोटेशन हुआ, उसी रोटेशन
एंगल को डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, एनालाइज़र। और इस एनालाइज़र को एनालाइज करने के लिए आपको मैं बना देता हूँ, है ना, ये आप हो गए। आप इसके मशीन के पीछे खड़े होंगे और इसको देखेंगे कितने एंगल से आपका ये रोटेट किया है सॉल्यूशन से। तो आपको समझना है, आपको इंक्लूड करके 5 पार्ट हैं, अदरवाइज़ केवल 4 पार्ट होते हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, सिंपल सोडियम लैंप, ऐसा सोडियम लैंप जिससे आपका लाइट हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, आपका वाइब्रेट करता है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसको पोलराइज़र कहते हैं। पोलराइज़र आपका निकोल प्रिज्म से मिलकर बना होता है, उसमें फाइन स्लिट होते हैं। उससे हम जब इस ऑल डायरेक्शन के वाइब्रेशन वाले लाइट को पास करते हैं तो सारे डायरेक्शन को कैंसिल करके केवल एक डायरेक्शन के लाइट को रखता है। उसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। इसी प्लेन पोलराइज लाइट के सामने आपका एक सैंपल सेल होगा जिसमें आपका सैंपल भरा जाएगा सॉल्यूशन पता लगाने के लिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उसके बाद हमारा एनालाइज़र है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेट कर रहा होगा लाइट कितने एंगल से, क्या थीटा निकल के आया, एंगल ऑफ रोटेशन क्या निकल के आया, उसके लिए हम लोग एनालाइज़र लेते हैं। और इस एनालाइज़र पे एंगल को डिटेक्ट करने के लिए आपको खड़ा कर दिया गया है डिटेक्टर है। ये आपका एक पोलरीमीटर है और इसी पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट को अगर हम समझ गए तो ऑप्टिकल आइसोमर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ये देखिए आपका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। जो बातें मैंने आपको बताई उसी डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोडियम लैंप है, ऑर्डिनरी लैंप है, बल्ब है, जो भी आपके घर में, वहाँ से आपके सारे डायरेक्शन में लाइट निकलती है। ये पोलराइज़र जो आपका निकोल प्रिज्म से निकलता है, ये क्रॉस करते हुए जाती है। ये जब क्रॉस करती है तो सारे डायरेक्शन के लाइट को ये क्या करती है, कैंसिल करके केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को आपको पास करती है। उसी वाइब्रेशन को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने आपका एक सैंपल सेल रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो इस सैंपल सेल के अंदर वाटर को फिल करेंगे। तो आपने इसके अंदर वाटर को फिल किया, वाटर को फिल करने के बाद ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस वाटर के अंदर से क्रॉस हुआ और जो एनालाइज़र है, एनालाइज़र में आपका सीधा जिस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट आपका पोलराइज़र से पास होने के बाद जैसे था वैसे ही आपका एनालाइज़र पे भी आया। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है, मतलब जो भी एंगल यहाँ रहा होगा और जितने एंगल से आपका रोटेट हो सकता था वहाँ एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे वाटर, जो हमने पहला जो सैंपल लिया, एक जो सैंपल लिया वो सैंपल आपका क्या है, वाटर है। पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया, इस सैंपल आपका एक वाटर है। इस वाटर में जो थीटा है, जो थीटा बोले तो एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन आपका थीटा की वैल्यू आई 0, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी रोटेट ही नहीं किया जब हम सॉल्यूशन से क्या करें हैं, पास करें हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 आती है तो आपका वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। जब किसी भी सैंपल को प्लेन पोलराइज लाइट से पास करेंगे और वहाँ रोटेशन की वैल्यू आपने, यहाँ आपको मैंने खड़ा कर दिया है, आपने डिटेक्ट किया जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसकी वैल्यू थीटा आ गई वाटर के केस में। दैट मीन्स आपका जो वाटर है ये वाटर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। एक ऐसा कंपाउंड निकला ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देख लीजिए, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने हम जा रहे हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब तक क्लियर कट हो गया कि वाटर में बिल्कुल भी किसी तरह का रोटेशन नहीं होता है। अब क्या करने जा रहे हैं, इसी वाटर में हम लोग एक दूसरा बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम लोग पहले पानी भरते हैं। हमने पानी भर दिया बेटा, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है। इस वाटर के अंदर आपने डाल दिया ग्लूकोज। क्या डाला, C6H12O6, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन को इस सैंपल के अंदर क्या किया, आपने फिल किया। मतलब आपका जो सैंपल सेल है उस सैंपल सेल के अंदर अब वाटर प्लस ग्लूकोज है। और एक्सपेरिमेंट से क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि वाटर आपका
ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 आती है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। तो वाटर से कुछ लेना देना नहीं है। अब आपने इसमें जैसे ग्लूकोज डाला, आपने एनालाइजर में देखा कि आपका ये जो आपका एनालाइजर के अंदर लाइट जो आई है वो लाइट कुछ थीटा से, मतलब जाना कुछ ऐसे था, ये एंगल था, ये आपका ऐसे लाइट थी, और आपका ये जो लाइट है ये रोटेट हुआ है कुछ एंगल, जिस एंगल को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, और इसी थीटा को हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्योंकि आपका जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसमें अगर हम लाइट को पास करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उस थीटा एंगल से क्या होता है, आपका रोटेट होता है। तो अगर आपका थीटा की वैल्यू एकदम बढ़िया मार्क करके इसको रेड कलर से लिख लीजिएगा, अगर एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 नहीं होता है तो आपका वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ऑप्टिकल आइसोमर का यहाँ से डिफिनीशन निकल के आता है, द कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे फिनोमिनन या ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है। तो आपका जिसका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा जो है 0 नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। और इसी तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमर का पता लगाते हैं। अब यहाँ 2 बातें होंगी। पहली बात आप समझिएगा, 2 बातें समझिएगा। अगर आपका थीटा जो एंगल थीटा आया है, कुछ भी आया एंगल थीटा x आया, y आया, z आया, सपोज करो एंगल ऑफ रोटेशन x आया, और आपका जो लाइट है वो राइट साइड में रोटेट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट सैंपल सॉल्यूशन से क्रॉस किया, जब सैंपल सॉल्यूशन से क्रॉस किया तो ये रोटेशन जो आपका सपोज करो, रोटेशन के बाद एनालाइजर में ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, और जो रोटेशन हुआ आपके जो थीटा है वो राइट साइड में, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो आपका रोटेशन क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग राइट साइड भी कह सकते हैं। राइट साइड में आपका रोटेशन हो रहा है। ऐसे कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहा जाता है। सच कंपाउंड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ऐसे थीटा के लिए पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है, प्लस साइन दिया जाता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन प्लस x कहलाएगा। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। तो अगर कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो कंपाउंड लियो रोटेशन भी आपका शो कर सकता है। तो कहने का मतलब है अगर थीटा आपका फिर से x निकल के आता है, और जो आपने एंगल ऑफ रोटेशन जो भी आपने देखा है थीटा, वो आपका एंगल ऑफ रोटेशन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड डायरेक्शन में अगर होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग लियो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लियो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, जिसको स्मॉल एल से और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एंगल प्लस एक्स है तो लियो रोटेटरी का एंगल आपका माइनस एक्स होगा। आपका डेक्स्ट्रो के लिए प्लस साइन इंडिकेट किया जाता है और लियो के लिए आपका माइनस साइन इंडिकेट किया जाता है। इस तरह से किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंगल थीटा की वैल्यू प्लस 30 डिग्री है तो आपका लियो रोटेटरी के लिए माइनस 30 डिग्री होगा। प्लस आपका राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है और माइनस आपका एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड रोटेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। होपफुली आपका कुछ ऑप्टिकल एक्टिव का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बेटा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपका एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा।
इसके बाद अगर हमको, ये तो बात एक्सपेरिमेंट की हो गई, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड रखा हुआ है या अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्योंकि यहाँ ना हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ना हम थीटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मैं बातें कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल है और हमको थ्योरेटिकल अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। इसके लिए हमको जानना है कायरल, इसके लिए हमको जानना है कायरल कंपाउंड के बारे में। कायरल कंपाउंड आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी सिमेट्री नहीं होती है, तो इनको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कंपाउंड। तो ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड या कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और 4 डिफरेंट एटम आर ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच हों, ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कायरल कार्बन क्या कहलाता है? कायरल कार्बन एक कार्बन विथ sp3 हाइब्रिड एंड 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, एटम आर ग्रुप अटैच्ड। आपका एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो और उससे आपके 4 डिफरेंट आपके एटम या ग्रुप अटैच हों। तो आप देखिए यहाँ एक एटम या ग्रुप A है, एक V है, एक E है और एक आपका D है, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन, और जो कायरल कार्बन होता है उसको एसिमेट्रिकल कार्बन के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे कंपाउंड का अगर हम एक सैंपल सॉल्यूशन बनाते हैं और पोलरीमीटर के सामने रखते हैं तो 100% इसका जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये आपका कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका कायरल कंपाउंड गारंटी लेता है कि कंपाउंड आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमको पहचानना कैसे है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? हमको सिंपल उस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन को आपको क्या करना है, देखना है। आपका कायरल कार्बन मैंने डिफाइन कर दिया कि ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस कार्बन से डायरेक्टली 4 डिफरेंट या एटम ग्रुप जुड़े हों जो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या हों, आपके डिफरेंट है, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर कोई आपका ऐसा कार्बन मिलता है जिस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 हो, लेकिन अगर वो उससे अटैच चारों एटम एक जैसे नहीं निकले तो आपका ये आप देख सकते हो 2 एटम A हैं और 2 एटम तो आपके डिफरेंट हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं, और इस सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कायरल कहते हैं। और जो ए कायरल होते हैं उसमें थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 आती है एक्सपेरिमेंटल डेटा से तो आपका वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो ये आपका एक मेथड है जिससे हम आसानी से कंपाउंड के ऑप्टिकल होने का गारंटी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए बेटा, हम लोग का जो ये ऑप्टिकल आइसोमर है उसमें ऑप्टिकल आइसोमर का जो कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन के प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है 3D। कोई भी हम लोग कायरल कंपाउंड लेंगे उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो 3D होता है।
और उस 3D स्ट्रक्चर को 2D कॉपी में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दो मेथड है, एक आपका फिशर प्रोजेक्शन है, एक आपका वेज डैश प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। वेज आपका कुछ इस तरह से दिखा जाता है जो एबो द प्लेन को बताता है, और डैश आपका कुछ इस तरह से दिखाता है जिसको हम बिलो द प्लेन कहते हैं। तो कोई भी कायरल कंपाउंड को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन में, तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका एक कार्बन है, जिस कार्बन से आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपका यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इस कंपाउंड इससे आपका C2H5 जुड़ा हुआ है, और ये आपका एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ Br। अगर मैं कहता हूँ कि ये कार्बन तो कायरल है, sp3 हाइब्रिड है, ये जो आपका C2H5 है इथाइल ग्रुप है, अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका एबो द प्लेन है, एबो द प्लेन है, प्लेन के बाहर की तरफ है, और ये आपका जो ब्रोमीन है आपका बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। तो अगर हम इसको वेज डैश प्रोजेक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका कार्बन है, तो हाइड्रोजन जहाँ था वहीं रहेगा। दूसरा आपका जो CH3 मेथिल ग्रुप है, मतलब दो बॉन्ड आपके कॉपी पे प्लेन पे एक ही प्लेन पे है, मतलब ये हाइड्रोजन और ये आपका मेथिल ग्रुप आपका दोनों एक ही प्लेन पे है। लेकिन अगर आपका ये जो एबो द प्लेन है, तो एबो द प्लेन के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ मैंने आपका एथिल ग्रुप रखा है और ये आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आप देख सकते हो ये जो बिलो द प्लेन है कुछ इस तरह से दिखा, और इस पे हमने क्या रखा है, ब्रोमीन रखा है। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर को 2D कॉपी में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो लाइन है आपका एबो द प्लेन को बताता है, ब्रोमाइड जो है आपका बिलो द प्लेन को बताता है। तो आपका ये कायरल जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमने एक प्रोजेक्शन आपको बताया। और एक और प्रोजेक्शन है जिस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो दूसरा प्रोजेक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग कायरल कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके रिप्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखिए फिशर प्रोजेक्शन के अंदर भी। तो आप देखिए कैसे दिखते हैं, ये आपका कायरल कार्बन है, यही सेम कंपाउंड रखना हूँ। आपका इस कायरल कंपाउंड की इस वर्टिकल पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ आपका ये वर्टिकल डाउन की तरफ आपका लगा है C2H5। इधर आपका हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये आपका Br लगा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल पे आपका एक लगा है CH3। तो आप ये है फिशर प्रोजेक्शन, और इस फिशर प्रोजेक्शन में ये सारी कहानी, इतने लोग आपके कहाँ हैं, ये ब्रोमाइड है, ये CH3 है, ये ब्रोमाइड और CH3 दो के दोनों आपके कहाँ हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। और आपका जो हाइड्रोजन है और आपका जो C2H5 है, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ हैं, वर्टिकल हैं। ऐसे प्रोजेक्शन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक बात आपको समझना है, जो वर्टिकल है उसको बिलो द प्लेन, अगर हम इसी का फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, तो जो वर्टिकल रखा जाता है, वर्टिकल ध्यान समझिए, जो वर्टिकल है उसको हम लोग बिलो द प्लेन लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा, बिलो द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग एबो द प्लेन लिखते हैं। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। जो कुछ भी आपका वर्टिकल होगा वो बिलो द प्लेन जाएगा, और जो कुछ भी हॉरिजॉन्टल होगा वो एबो द प्लेन जाएगा। और आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका एक प्रोजेक्शन निकल के आएगा। बिलो द प्लेन के लिए आपका ये साइन दिया गया है, तो मैं ये वाला साइन ऐसे क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये वर्टिकल को मैं इस तरह से लगाता हूँ। ये आपका वर्टिकल हो गया, जो बिलो द प्लेन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ आपका C2H5 है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एबो द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो एबो द प्लेन के लिए हमारा साइन आपको वेज डैश प्रोजेक्शन में आपको बताया गया है। तो आपका ये आपके दो लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका ब्रोमाइड हो गया और ये आपका CH3 हो गया। और इस तरह के प्रोजेक्शन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन में आप डिफरेंस को
क्लियर कट मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया, 3D स्ट्रक्चर में C2H5 अगर एबो द मतलब 2 मॉलिक्यूल आपके बेज डैश प्रोजेक्शन में एक ही प्लेन पे होते हैं, 2 ग्रुप या आइटम एक ही प्लेन पे होते हैं, बट 2 ग्रुप या आइटम एक आपका बिलो द प्लेन होता है, एक एबो द प्लेन होता है। बट फिशर प्रोजेक्शन में जितने ग्रुप या आइटम अटैच होते हैं या तो सबके सब बिलो द प्लेन होंगे या तो सबके सब एबो द प्लेन होंगे। तो आपने एक सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया टेट्राहेड्रल, जो हॉरिजेंटल थे वो आपके एबो द प्लेन जाएंगे, ये आपके निकल गए, और जो वर्टिकल है वो बिलो द प्लेन जाएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं और ऐसे प्रोजेक्शन को हम लोग बेज डैश प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। बट हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में मात्र बेज डैश प्रोजेक्शन दिया गया है। तो बेज डैश प्रोजेक्शन के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे और हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में अगले टॉपिक को इसी में पढ़ते हैं। हाँ तो बेटा इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर। तो आपका एक कायरल कंपाउंड जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसका जो मिरर इमेज बनाते हैं, जो आपका सिंपल आपका जो प्लेन मिरर है उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका जो कुछ भी मिरर इमेज बनता है, और अगर वो मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हुए तो ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम इनैंसियोमर कहते हैं। तो इनैंसियोमर आपका एक रिलेशन है, एक रिलेशन का नाम निकल के आया कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम लोग एक प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, उस प्लेन मिरर का जो कुछ भी इमेज बनेगा और जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट है अगर दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो ऐसे मिरर इमेज से बने कंपाउंड के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनैंसियोमर। ऐसे रिलेशन का नाम होगा इनैंसियोमर। मतलब ये सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल समझिए। आपका ये प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा P, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना आपका जो जितनी दूर पे रहेगा उतनी दूर पे बनाते हैं, आपका ये बन जाएगा P। इस P और इस P दोनों को एक साथ रखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनेगा कुछ इस तरह से बन गया। तो जो आपका ये ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये जो बना आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अगर किसी कंपाउंड का बनता है तो इसी रिलेशन को हम लोग इनैंसियोमर नाम देते हैं। तो इनैंसियोमर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनैंसियोमर। तो इसको डिफाइन करते हैं, स्टीरियो आइसोमर which have non super imposable mirror image is called इनैंसियोमर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनैंसियोमर कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये आपका एक कार्बन है, इस कार्बन में मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखा, यहाँ पे आपका रख दिया CH3 जो भी मैंने लिया था, ये आपका गया एबो द प्लेन और ये आपका गया बिलो द प्लेन। इसके सामने मैंने एक सिंपल प्लेन मिरर रखा और इस प्लेन मिरर के सामने रखा तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना। तो ये आपका जो कायरल कार्बन है, ये जो ब्रोमीन है आपका जैसे था वैसे बना, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका C2H5 है, ये आपका C2H5 है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका CH3 है। आप देख सकते हैं जो आपका ये CH3 है, ये जो CH3 है, CH3 का और इस मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है और ये जो आपका CH3 है
इस मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस आपका सेम। ये आपका जो ब्रोमाइड है और ये जो ब्रोमाइड है मिरर से जितना डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस आपके सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अब आप इमेजिन करिए कि इसको मैंने उठाया और इसके ऊपर ले जाके रख दिया, तो जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो Br आपका इधर जाएगा, C2H5 आपका इधर आएगा, ये CH3 इधर आएगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये जो मिरर इमेज हैं दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, इसीलिए ये आपका एक इनेंशियोमर का क्या कहलाता है, एग्जाम्पल कहलाता है। तो बहुत सिंपल से आपके डिफिनीशन आते हैं। इनेंशियोमर इज द नेम ऑफ रिलेशनशिप इन विच एनी कंपाउंड दैट इज स्टीरियो आइसोमर, या कहते हैं द स्टीरियो आइसोमर विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनेंशियोमर। इसको हम लोग बेटवा क्या कहते हैं, इनेंशियोमर के नाम से। नेक्स्ट छोटा सा डिफिनीशन, रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन। इक्विमोलर, ध्यान समझिए, इक्विमोलर कंपाउंड ऑफ इनेंशियोमर। तो जो आपके स्टीरियो आइसोमर हैं, जो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए हैं, उनका किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विमोलर अमाउंट मिलता है, तो ऐसे इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो अगर हम रेसमिक मिक्सचर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर। डिफिनीशन देख लीजिए, बहुत एक लाइन का डिफिनीशन है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच रेसमिक मिक्सचर, रश्मि नहीं कह रहा हूँ भैया, रेसमिक कह रहा हूँ, रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो ये कैसे बनता है उसको आप समझिए। उसको दो टर्म और समझेंगे, जिसको कहते हैं इन्वर्जन और एक को कहते हैं रिटेंशन। और इन्वर्जन और रिटेंशन से जो कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, एक कंपाउंड लियो रोटेटरी कहलाएगा। और इसी दोनों के 50-50% के मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और इसी के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। तो आप देख लीजिए, आप रेसमाइजेशन कहाँ होता है, SN1 रिएक्शन में होता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। SN1 में आपका एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बोकैटायन है। आप देख लीजिए, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता, तो मैंने यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन रख दिया है ना, ये आपका CH3 है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ आपका है C2H5, और यहाँ आपका क्लोराइड ब्रोमाइड रहा होगा जो अपनी जगह छोड़ के गया है। अगर हम इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपका कंपाउंड दिखता कैसे था, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ देखेंगे तो दिखता कैसे था। एक कंपाउंड में ये आपका CH3 था, ये आपका हाइड्रोजन था, जो कि आपके ये दोनों प्लेन एक ही प्लेन पे थे। यहाँ मैंने एक लगा रखा था एबो द प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं C2H5। ये C2H5 एबो द प्लेन है, और बिलो द प्लेन आपका क्या था, ये आपका बिलो द प्लेन था। और बिलो द प्लेन पे मैंने लगा रखा था ब्रोमीन, जो कि ब्रोमीन इसका साथ छोड़ दिया है, बिलो द प्लेन का साथ छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद इस कार्बन पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आया है। तो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो C2H5 है वो कहाँ है, एबो द प्लेन है। तो मैं इसको बना देता हूँ एबो द प्लेन। कुछ इस तरह से आपका बन गया C2H5
एबो द प्लेन बन गया, और आपका जो Br था वो Br बिलो द प्लेन था। इसको समझिए, ये जो कार्बन है जो आपका sp2 हाइब्रिड है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से प्लेनर है, बढ़िया से समझ सकते हैं, जिसमें इस कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल। तो आप समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। इस कार्बन के पास आपका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से समझिए, एक ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल उधर से जाके इस कार्बन के पास जा सकता है जिधर से आपका लिविंग एल्किल हैलाइड यहाँ से गया है। मतलब लिविंग एल्किल हैलाइड मतलब ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन गया है बिलो द प्लेन। तो आपका ये जो आपका OH- यहाँ पे बिलो द प्लेन भी जा सकता है। कहने का मतलब आपका ये न्यूक्लियोफाइल उसी जगह को ऑब्टेन कर रहा है, उसी पोजीशन को ऑब्टेन कर रहा है जिस पोजीशन पे आपका ब्रोमाइड पहले था, जिस पोजीशन पे आपका ब्रोमीन था, जिस एक्सिस पे आपका ब्रोमीन था, जिस जगह पे आपका ब्रोमीन था, उसी जगह को आपका ये OH- उसी जगह को रिटेन करके आपका ये कंपाउंड बनाता है। देख सकते हैं ये जो कंपाउंड बनाता है, ये आपका बना आपका CH3, यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आपका हो जाएगा जो आपका एबो द प्लेन जो आपने रखा था, ये आपका C2H5, और जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बिलो द प्लेन आया है। कहाँ है बेटा? बिलो द प्लेन आया है। सेम उसी प्लेस को अपनाया है, उसी प्लेस को रिटेन किया है जिस प्लेस पे आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन। और रिटेंशन में ये आपका एक कंपाउंड X के नाम से जाना जाएगा। मैंने सपोज करो एक मैंने कंपाउंड बना, रिटेंशन से जो बना आपका X बना। अब देखिए एक तो चॉइस, क्योंकि दोनों तरफ से इसलिए जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो एक इधर से जाएगा तो रिटेंशन होगा, जिधर से न्यूक्लियोफाइल लीव किया है उसी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका रिटेंशन होगा। इसको हम लोग रिटेंशन कहते हैं। और अगर आपका उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब जिधर से न्यूक्लियोफाइल लीव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन से कमिंग न्यूक्लियोफाइल जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कंपाउंड क्या बनना है। ये आपका कार्बन है, ये आपका CH3 है, ये आपका एक हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका है C2H5, और ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अलग डायरेक्शन को क्या कर लिया है? ऑक्युपाई कर लिया, किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया है। ऐसे को हम लोग, अगर स्ट्रक्चर ऐसा चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन इफ द कमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन सेम पोजीशन इन एनी कंपाउंड वेयर द लिविंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट। मतलब जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसी जगह को अपनाता है जिधर से आपका न्यूक्लियोफाइल लीव किया है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। इफ द कमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑक्युपाई any other position other than living nucleophile is called इन्वर्जन। मतलब आपका जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ से लिविंग न्यूक्लियोफाइल गया है, उसके अपोजिट प्लेस को अगर अपनाता है तो उसको हम लोग बेटा क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। तो ये आपका इन्वर्जन है Y। एक कंपाउंड बना Y और एक कंपाउंड बना X, और आपका SN1 मैकेनिज्म में अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिटेंशन के थ्रू हमको 50% प्रोडक्ट मिलता है रिटेंशन का, और 50% प्रोडक्ट किसका मिलता है? आपका इन्वर्जन का। और ये 50% जो प्रोडक्ट मिलता है मिक्सचर में, इसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं रेसिमिंग मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं, और ऐसे इनेंशियोमर में आपका 50% स्ट्रक्चर रिटेन किया है और 50% आपका मॉलिक्यूल
इन्वर्जन में गया है, इसमें कोई मेजर नहीं है, कोई माइनर नहीं है, आपको 50% रिटेंशन का मिलता है, 50% इन्वर्जन का मिलता है, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। और इसको बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। तो हमको रेसमाइजेशन कहाँ मिलता है, SN1 मैकेनिज्म में। अगर आपका जो टर्सरी कार्बोकैटायन है आपका कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन रखता है, तभी आपका ऐसा पॉसिबल है। सारी पॉसिबिलिटी तब है जब कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो होपफुली आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। एक और छोटा सा बात आपको बताना है, उसके बाद आपका ऑप्टिकल आइसोमर की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब आप देखिए, जो आपने रेसमिक मिक्सचर देखा, इसमें आपने लिया क्या था, आपने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया था, जिसमें आपने यहाँ CH3 रखा था, यहाँ हाइड्रोजन रखा था, यहाँ आपका C2H5 था, यहाँ आपका ब्रोमीन था। और आपके पास ऑप्शन क्या बना, आपके पास ऑप्शन बना कि ये आपका बना एक कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बना आपका, फिर से यहाँ मैंने CH3 रखा, या यहाँ बनाते हैं, ये बना आपका एक कार्बोकैटायन। देखिए, ये आपका CH3, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका C2H5 और ये आपका कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ एक बैकेंड p ऑर्बिटल है, ये आपका बैकेंड p ऑर्बिटल है, और इस बैकेंड p ऑर्बिटल के पास दो ऑप्शन बन के आते हैं। कि जो आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन को ऑक्युपाई करे जिस पोजीशन से आपका ये न्यूक्लियोफाइल लीप किया है। तो लिविंग न्यूक्लियोफाइल और कमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर सेम पोजीशन पे आते हैं तो आपका सेम वही आपका स्ट्रक्चर बनेगा जो आपका पहले था, C2H5 और आपका ये OH है। इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिटेंशन। अगर ये आपका एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आपका प्लस होगा, और जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा होगा आपका x प्लस होगा, सिंपल। और अगर आपका ये OH माइनस ऐसे पोजीशन से जाता है जिसके अपोजिट में आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल था, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं, आपका ये CH3 हो गया, यहाँ आपका OH हो गया, यहाँ आपका C2H5 हो गया, है ना, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो अगर इसको हम राइट क्लॉकवाइज रोटेट करा होगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो ये दूसरा आपका क्या कहलाएगा, रियो रोटेटरी कहलाएगा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन अगर थीटा प्लस में है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा माइनस में होगा। और इसी के सामने हम लोग एक क्या लगाते हैं, मिरर इमेज रखते हैं। तो आप सिंपल से देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों आपका मिरर इमेज से सेम डिस्टेंस पे है। ये जो C2H5 है, ये जो C2H5 है आपका, ये मिरर से सेम डिस्टेंस पे है। ये जो OH है और ये OH आपके मिरर से सेम डिस्टेंस पे है। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं। और ये ऐसे मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिक्सचर में अगर 50% डेक्स्ट्रो है तो 50% इक्विमोलर इनेंशियोमर, आपका इक्विमोलर टर्म इसे दिया कि 50% डेक्स्ट्रो है और 50% आपका लियो है। और ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। क्या टर्म देते हैं हम लोग, रेसमाइजेशन। अब अगर हम ऐसे रेसिमिक मिक्सचर में, आप सोचिए, अगर D की एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो ये आपका +x है, और अगर हम L की आपका एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें -x है। और ऐसे रेसिमिक मिक्सचर को अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को इसके चेक करते हैं, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, इसको सैंपल सेल के अंदर रख के देखते हैं, तो ऐसे में जो एंगल ऑफ रोटेशन, नेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रेसिमिक मिक्सचर निकल के क्या आने वाला है कि आपका ये नेट जो आएगा +x प्लस -x, तो आपका हो जाएगा +x -x, जो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगी वैल्यू 0। तो थीटा की वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब आपका जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है जिसमें 50% डेक्स्ट्रो था, 50% लियो था, तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0 आती है। और अगर एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 आती है तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट निकल के आया कि आपका जो रेसिमिक मिक्सचर है, ये आपका
जो रेसिमिक मिक्सचर है, ये रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक छोटा सा डेफिनेशन और बताना है, उसके बाद पूरा ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा आपका एक लास्ट बात बताना है, डाई स्टीरियोमर। डाई स्टीरियोमर क्या होता है? ये स्टीरियोमर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आपको एक स्टीरियो आइसोमर, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग डाई स्टीरियोमर के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिए, एक मैंने ऐसा कंपाउंड रखा है। अगर आप इस कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये कार्बन आपका कायरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जो कार्बन है ये भी आपका कार्बन कैसा है? आपका कायरल है। बट अगर हम इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं, प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, तो आपका ये जो मेथिल और ये मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है आपका वो तो सेम है। ये जो मेथिल है और इस मिरर के बीच का भी डिस्टेंस सेम है। ये आपका जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है इसका भी डिस्टेंस सेम है। हाइड्रोजन तो आपका सेम ही पोजीशन में, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस C2H5 का और इस C2H5 का इस मिरर से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका कम है और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है? आपका ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो मिरर इमेज बनाया है और नीचे वाला पार्ट आपका मिरर इमेज नहीं बनाया है। मतलब ओवरऑल आपका जो स्टीरियो आइसोमर है ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मिरर इमेज बन नहीं रहा है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डायास्टीरियोमर कहते हैं। तो इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, रिटेंशन, इन्वर्जन, कायरल, ए कायरल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ऑप्टोमीटर। आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको 45 मिनट हमको अगर आपने ध्यान से सुना है तो कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हेलो एल्केन का। और अगर आपने बढ़िया से हमको झेला है तो हमको झेलने के लिए थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू के लिए हम यहाँ बहुत बढ़िया आपका क्या लिख देते हैं भैया, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों को आप ज़रूर से ज़रूर क्या करिए, शेयर करिए और बताइए कि आपको यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर सबसे अच्छा पढ़ाया गया है। थैंक यू।